Good morning, 12th class. How are you all? बच्चों चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4, और उसके कुछ एक टॉपिक्स हमने कल डिस्कस किए थे। रिमेनिंग टॉपिक्स को आज हम आगे बढ़ाएंगे। देन फिर आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधन किया जा सके। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर 4 है अपना, नाम है इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलिए, तो कल कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। कल की क्लास में हमने देखा रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिक्रीज इन डेथ रेट की कमी होने से जो है पॉपुलेशन बढ़ी है, स्पेशली जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, सेकंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। कुछ कार्ड मैंने बनाए हैं, तो क्योंकि पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना जरूरी है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लॉन्गेविटी इंक्रीज हुई है, किस वजह से? कंट्रोल ऑफ डिजीजेस के कंट्रोल होने से, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट होने से, स्टोरेज की फैसिलिटीज बढ़ी है। ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं प्रीवियस क्लास में, बस एक रिपीट कर रहा हूं। बेटर ट्रांसपोर्ट के कारण से, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एफर्ट्स के कारण से। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल रिस्क से प्रोटेक्शन हुआ है। और नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी वजह से भी जो डेथ रेट है वो घटी है, माओ की भी, जो मदर है उनकी भी, और इन्फेंट की। ठीक है बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन ट्रेंड में हम दो ग्रुप डिवाइड करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे। एक तो है डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है बच्चों, और एक है डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड के बारे में सबसे पहले देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या है। बच्चों जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि मैं बात करूं अमेरिका की, यूरोप की जो कंट्रीज है, इंग्लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, और उसका मेन रीजन ये है कि वहां पर पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, पर कैपिटा जो इनकम है वो भी ज्यादा है। ठीक है, तो इनकम ज्यादा होने से जो डेली लाइफ की फैसिलिटीज है वो ज्यादा बेटर है,
वहां पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, वहां पर जो बच्चे हैं उनको बेटर एजुकेशन मिल पा रहा है, तो ये चीजें। वहीं अगर मैं डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं तो इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज की कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, इनकम कम है। इनकम कम है तो डेली लाइफ की फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सभी को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, और इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ पर कम है, मतलब थोड़ी निम्न है या लो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा है, ठीक है, अच्छी है। तो ये डिफरेंस है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा है, और ये सब होने से वहां पर प्रॉपर पूरी तरीके से एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, फूड की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, रहने के स्थान स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉब्लम है कि प्रॉपर जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है हाई पॉपुलेशन होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि बच्चों किसी भी सिटी में या किसी एरिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर पर जो नंबर ऑफ पीपुल है, वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, वो वहां की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, कलकत्ता की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और जो सबसे कम डेंसिटी है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, वहाँ सबसे कम डेंसिटी है, पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ही कम लोग, 7 या 8 वहां पर रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो सब पॉपुलेशन डेंसिटी में माने जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है। तो नेक्स्ट एक लेते हैं अपन सेक्स रेशो की बात भी करेंगे इससे। और नेक्स्ट हम लेते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर हम पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया की बात करें तो आपको पता ही है कि चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 पर है पॉपुलेशन के मामले में, और सेकंड रैंक पर इंडिया है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है इंडिया की पॉपुलेशन की वो ज्यादा है। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ दे, ठीक है। और पॉपुलेशन ट्रेंड ऐसी है कि अपनी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है यहाँ पर 70-80% वो अनएजुकेटेड है, समाज के ऐसे तबके से जुड़ी हुई है जो बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो डेवलपमेंट को रोकती है, ठीक है बच्चों। सेक्स रेशो की अगर बात करें पर 1000 मेल के ऊपर, मतलब 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं हैं किसी शहर में या किसी स्टेट में या किसी कंट्री में, उसे वहां का हम सेक्स रेशो कहते हैं,
तो अपने इंडिया के अंदर जो पर 1000 मेल है उनके ऊपर शायद 933 या 936 फीमेल्स है। ठीक है, तो ये सेक्स रेशो कहलाता है। ठीक है, अगर मैं केरला की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एजुकेशन है केरला के अंदर है, तो वहां पर फीमेल का नंबर भी ज्यादा है। मतलब फीमेल वहां पर अप्रोक्स 1058 है पर 1000 मेल की। ठीक है, फिर लेते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट या साक्षरता दर क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो उसे हम लिटरेट मानते हैं, एजुकेटेड मानते हैं। तो एजुकेशन रेट बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया की। सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो केरला की है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है? केरला की है। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो जो चंडीगढ़ है वहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। तो ये भी जरूरी है बच्चों के पॉपुलेशन को कंट्रोल के साथ ही लिटरेसी रेट को इंक्रीज किया जाए। जितने ज्यादा जरूरी नहीं है कि लिटरेट का मतलब ये है कि सभी डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट ही बनेंगे। ठीक है, एक एजुकेटेड, एक लिटरेट व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। एक लिटरेट व्यक्ति अपनी फैमिली को अच्छा गाइड कर सकता है। ठीक है ना? तो लिटरेट होने पर काफी सारी चीजें जो है और जानने को मिलती है उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन होने पर क्या इफेक्ट आ सकते हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। फिर अपन बर्थ कंट्रोल मेथड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन में सबसे पहले लेते हैं हम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, इसमें फर्स्ट है फूड, सेकंड है स्पेस, थर्ड एम्प्लॉयमेंट, कोमा एजुकेशन एंड मेडिकल एड। ठीक है बच्चों, और फोर्थ है इसेंशियल गुड्स एंड पॉवर्टी। ठीक है बच्चों, इसेंशियल गुड्स एंड पॉवर्टी। एंड बी लेते हैं हम एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस, हाँ, एनर्जी क्राइसिस के बाद में सी लेते हैं हम इको डिग्रेडेशन। इको डिग्रेडेशन, इसमें पॉल्यूशन,
पॉल्यूशन, सेकंड लेते हैं सैनिटेशन, थर्ड लेते हैं डिफॉरेस्टेशन। ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम लेते हैं फिर नेक्स्ट लेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, चलिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले लेते हैं फूड। बच्चों जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, आप खुद समझ सकते हैं कि एक फैमिली में एक तो 2 बच्चे होते हैं सपोज करो, ठीक है, और एक फैमिली ऐसी है जिसके अंदर 8 बच्चे हैं, तो नेचुरली बच्चों जो 2 बच्चों वाली फैमिली है वो बेटर लाइफ स्टाइल से जिएगी, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई रहेगा। जो 2 बच्चे हैं उनकी जो भी नीड है, डिमांड है, उनको उनके पेरेंट्स जल्दी से फुलफिल कर पाएंगे इन कंपेयर टू 8 चिल्ड्रन। जिस फैमिली में 8 बच्चे हैं, अभी भी समाज में ऐसी फैमिलीज हैं, कम पढ़ी लिखी या कम अवेयर ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो उनको ना तो प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, वो जस्ट जीवन ही जीते हैं, ना तो अच्छा फूड खा पाते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, ना अच्छी स्कूल जा पाते हैं, ना अच्छी एजुकेशन ले पाते हैं, और ना ही उनका लिविंग स्टाइल और स्टैंडर्ड हाई होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फूड की। नेचुरली खाने वाले ज्यादा होंगे, खाने वाले अगर ज्यादा होंगे तो फूड की अवेलेबिलिटी कम रहेगी। सेकंड रहते हैं स्पेस। जब पॉपुलेशन इतनी बड़ी होगी, घर के लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होगी, तो एक फादर एक तो 2 बच्चे या एक बच्चे के लिए अब एक घर बना के दे रहा है, एक प्लॉट खरीद के दे रहा है, और एक मान लो 5-7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, तो उनके लिए सबके लिए तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रहने के स्थान या स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी, नौकरी नहीं मिलेगी, एजुकेशन की प्रॉब्लम आएगी, मेडिकल एड और जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी। नेक्स्ट लेते हैं इसेंशियल गुड्स एंड पॉवर्टी, और जो जरूरी या आवश्यक गुड्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, और गरीबी होगी, पॉवर्टी होगी, गरीबी की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं एनर्जी क्राइसिस। बच्चों जो नेचुरली जो पॉपुलेशन है उसके द्वारा एनर्जी का कंजप्शन होता है, तो जब पॉपुलेशन बड़ी होगी, घर के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, समाज में ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होगा और नेचुरली एनर्जी का डिवाइडेशन होगा और एनर्जी की क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं इको डिग्रेडेशन। नेचुरली बच्चों जहाँ की पॉपुलेशन, आप देखो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बीकानेर के स्टेशन जाइए या आप जयपुर के स्टेशन जाइए, तो थोड़े छोटे शहर हैं इन कंपेयर टू दिल्ली, मुंबई एंड अदर सिटीज। ठीक है, जो बड़े शहर हैं उनके कंपेयर में, तो जितना छोटा शहर है तो वहां का जो रेलवे स्टेशन है वो उतना ही ज्यादा नीट एंड क्लीन है, क्योंकि वहां पर मूवमेंट कम होगा, पॉपुलेशन कम है वहां की, तो मूवमेंट कम है, और इसी वजह से वहां पर साफ सफाई ज्यादा है, सैनिटेशन ज्यादा बेटर है। अब आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो उत्तम नगर हो, चाहे वो द्वारका हो, कोई भी एरिया हो, तो नेचुरली पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अपने यहाँ का स्टेशन काफी बेटर है दिल्ली के रेलवे स्टेशन से, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा होने से वहां पर वेस्ट प्रोडक्शन भी ज्यादा है, और वेस्ट प्रोडक्शन ज्यादा है तो वहां पर फिर पॉल्यूशन भी ज्यादा है। तो इको डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि पॉपुलेशन जब ज्यादा होगी तो पॉल्यूशन लेवल ज्यादा होगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन ज्यादा होगा। सेकंड सैनिटेशन, मतलब उतनी ज्यादा साफ सफाई की समस्याएं आएंगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वेस्ट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो सैनिटेशन रख पाना इतना आसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं डिफॉरेस्टेशन। जब बच्चों पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शहरों का विस्तार होगा, अर्बेनाइजेशन होगा, शहर फैलेंगे, तो शहर फैलेंगे तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रिड्यूस होगी, जो फॉरेस्ट है उनको रिमूव किया जाएगा, तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अर्बेनाइजेशन बढ़ेगा, अर्बेनाइजेशन के बढ़ने से जो है डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होगा, तो नेचुरली क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स आएगी, इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों पॉइंट्स थे मेरे एक्सप्लेनेशन पार्ट के, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन के। अब अपन बात करते हैं बच्चों पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं कि हाँ भाई पॉपुलेशन कंट्रोल के ये मेथड है।
ये एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक से इनको पढ़ें अच्छे से, इन मेथड्स को। तो बच्चों नेक्स्ट लेते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। हम्म बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल, फिर बर्थ कंट्रोल मेथड। पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो बच्चों प्लान्ड तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है, और रूट लेवल पर काम करना होगा। रूट लेवल क्या है कि अभी जो जनरेशन है बच्चों की, भाई मैं पूरी पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ। एक तो बच्चों की पॉपुलेशन, एक जो यूथ है, अडल्ट हैं, उनकी पॉपुलेशन, और एक ओल्ड एज पर्सन की पॉपुलेशन। समझ में आ गई बात आपके? तो नेचुरली अगर बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो आज से 10 साल बाद में पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन क्या होगी? राइज होगी। अगर बच्चों की संख्या कम है, यूथ की ज्यादा है या बूढ़ों की ज्यादा है, तो नेचुरली आगे आके वो पॉपुलेशन घटेगी। तो रूट लेवल क्या है कि बच्चों के एजुकेशन में इस पार्ट को ऐड कर दिया जाए कि ओवर पॉपुलेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं सोसाइटी के अंदर। तो एजुकेशन एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। एजुकेशन के अंदर हम ये चीजें बता सकते हैं, हम एजुकेट कर कर स्कूली एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन के पार्ट को ऐड करके लोगों को अवेयर बना सकते हैं। सेकंड लेते हैं इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज। पहले मैरिज के एज गर्ल्स में तो 13-14 साल की एज में मैरिज कर देते थे, और बॉयज में 13-14 ईयर्स की एज में। फिर धीरे धीरे 14 या 16 या 18 की, फिर धीरे धीरे ये एज बढ़ी, फिर गर्ल्स की 18 ईयर्स में और बॉयज की 20 या 21 ईयर्स में। अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, तो अब एज बढ़ रही है, तो जो मैरिजेबल एज है उसको इंक्रीज कर देना। तो मेरा तो ये मानना है कि बॉयज की एज मिनिमम 25 या 26 साल एज हो तभी उनकी मैरिज की जानी चाहिए, और गर्ल्स की 22 या 23 तक होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर जो गर्ल्स हैं अगर एजुकेशन ले रही हैं, अच्छी डिग्रीज कर रही हैं, तो वो डिग्रीज कंप्लीट करते करते उनकी एज 23-24 तो हो ही जाती है। तो मैरिज की एज बढ़ने पर क्या होगा? पॉपुलेशन पर थोड़ी सी लगाम आ जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग के बारे में गाइड करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, छोटी फैमिली के बेनिफिट्स बताने चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं बर्थ कंट्रोल।
तो नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का मतलब है कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब अगर कोई फैमिली हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट तो हो रहा है, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं, कंसेप्शन नहीं चाह रहे हैं, बच्चा नहीं चाह रहे हैं, तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भ निरोधन। तो वो कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करेंगे या कुछ ऐसे मेथड्स ध्यान रखेंगे जिससे प्रेगनेंसी ना हो, कंसेप्शन ना हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल करके जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, टेम्पररी, परमानेंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड, ठीक है बच्चों। तो टेम्पररी मेथड्स में हम नेचुरल मेथड्स को समझेंगे कि नेचुरली कैसे बर्थ कंट्रोल को किया जा सकता है। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड्स की बात करें तो फर्स्ट लेते हैं सेफ पीरियड। सेफ पीरियड, और इसे हम कहते हैं रिदम मेथड। रिदम मेथड और पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर बस बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं टेम्पररी मेथड, जो टेम्पररी है। तो टेम्पररी मेथड के अंदर नेचुरल मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल मेथड में सब जो फर्स्ट मेथड है वो है सेफ पीरियड, रिदम मेथड और पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। बच्चों जनरली महिलाओं के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो 28 और 29 डेज होता है, ठीक है। और इन 28 और 29 डेज में जो 14th डे है वो ओव्यूलेशन डे माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। तो कंसेप्शन के मैक्सिमम चांस रहते हैं 13 से लेकर 17 डे के बीच। 13 से लेकर 17th डे के बीच में कॉन्सेप्शन के यानी कि गर्भ धारण के चांस रहते हैं। तो पेरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड का मतलब ये है कि जो हस्बैंड वाइफ है वो 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक में अवॉइड कॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पीरियड में अगर जो फीमेल और मेल हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो 10वें से लेकर 7वें दिन तक कोई भी सेक्सुअल रिलेशन ना रखें, कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट ना रखें, पॉपुलेशन ना हो उनके बीच में, तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। 10वें दिन से पहले अगर वो कांटेक्ट करते हैं या 17वें 18वें दिन के बाद में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो 90% से ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये एक सेफ मेथड है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसे हम रिदम मेथड भी कहते हैं और पेरियोडिक एब्स्टिनेंस भी कहते हैं। सेकंड हम लेते हैं बच्चों कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस क्या है बच्चों, कि जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है और मेल अपने पेनिस को फीमेल के वेजाइना में जब एंटर करवाता है, ठीक है, तो उसे हम कॉपुलेशन कहते हैं। तो कॉपुलेशन के दौरान मेल ये ध्यान रखे कि जब भी इजैकुलेशन होने वाला हो तो इजैकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को बाहर निकाल ले और जो सीमन है वो वेजाइना में ना जाने दे, बाहर ही रिलीज कर दे। तो इसे हम कहते हैं कॉइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो इसके द्वारा भी क्या है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, कंसेप्शन को रोका जा सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा
रिस्की है, क्योंकि इजैकुलेशन से पहले कुछ फ्लूइड रिलीज होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज होता है पेनिस से, और उसके अंदर कुछ एक स्पर्म होते हैं जो कई बार इस विड्रॉल मेथड को में बैरियर हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा इसमें ये रिस्क रहता है कि जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इजैकुलेशन से पहले निकलता है, तो उसमें कुछ एक स्पर्म होते हैं जो जाके ओव्यूम के साथ में फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। इसे विड्रॉल मेथड भी कहते हैं, कॉइटस इंटरप्टस को विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड। हाँ, लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब क्या है कि अगर कोई फीमेल जिसने रिसेंटली डिलीवरी की है, बच्चे को जन्म दिया है, और ये भी तय है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद में इंटेंस लैक्टेशन होता है, जो बच्चा है वो फीड करता है मदर के दूध पर, ठीक है, माँ के मिल्क के ऊपर, ठीक है। तो इंटेंस लैक्टेशन के दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होता है मे बी 6 मंथ तक। तो इस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट जो है सेफ रहता है और कंसेप्शन के चांसेस कम से कम। हालांकि ये पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कई बार के दो बच्चों के बीच में 1 साल का गैप भी होता है, मतलब आराम से 1 साल का गैप होके बच्चे हो जाते हैं, कई बार 1 साल का भी प्रॉपर गैप नहीं होता, ठीक है ना। तो इससे ये पता तो चलता ही है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी साइंस ये कहती है कि लैक्टेशनल एमनोरिया टेक्निक के अंदर जो है अगले 6 मंथ तक किसी महिला में अगर मेंस्ट्रुअल नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाया जा रहा है, तो उस दौरान फिर जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से जो है कंसेप्शन नहीं होता है और सेफ रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे बच्चों नेचुरल मेथड, ये क्या थे, नेचुरल मेथड। अब हम लेते हैं बैरियर मेथड। नेक्स्ट हम लेते हैं
कुछ ध्यान से देखिए, बैरियर मेथड का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से एक बैरियर के द्वारा स्पर्म को वेजाइना एंड देन फैलोपियन ट्यूब तक जाने से रोक लिया जाए। ठीक है, तो ऐसा करके जो है प्रेगनेंसी को, फर्टिलाइजेशन को, स्पर्म